हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का बच्चों। मेरा नाम है आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो कंटिन्यूएशन चल रहा है उसका हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे अभी तक, बिकॉज सबसे बड़ा चैप्टर में से एक है ये, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले। ये टॉपिक आप लोग ने पहले भी सुना होगा एंड ये जो मैं आप लोग को बोलने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप लोग ने नहीं सुना है तो आप लोग पहली बार सुनोगे तो थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हाल ही में बहुत सारे रिसेंट वीडियोज में आप लोग को बोल रहा हूं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। जैसे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ाई किया था कि पोलर फॉर्म क्या होता है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, तब जाके मैंने बोला था कि वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऐसे आगे जाकर और जगह पे मैं बोलने वाला हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ऑल दिस टॉपिक्स जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं तुम लोग को, ये एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं एज फार एज यूर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। इसका मतलब है कि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने वाले 12th के बाद में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स में अभी कवर कर रहा हूं, जो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट एक्सरसाइज में है। तो व्हाट आर वी गोइंग टू कवर टुडे? अगर आप लोग के मन में क्यूरियोसिटी जाग रही होती है तो ज्यादा टाइम आप लोग को वेट नहीं कराऊंगा। लेट्स बिगिन विद दैट टॉपिक। द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इज कॉल्ड एज द डी मॉइवरीज थ्योरम। सुना है कभी? नहीं सुना तो ध्यान से सुनो, एंड अगर सुना है तो भी बच्चों अच्छी तरह से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। तो सबसे पहले थ्योरम को समझने से पहले कि डी मॉइवरीज थ्योरम होता क्या है, मैं आप लोग को कुछ एक जनरल चीजें बताना चाहता हूं। कि सबसे पहले बच्चों हम लोग ने पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में तो सुना है कि हाउ कुड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हम उसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे बता दें, मतलब पोलर फॉर्म में कैसे बता दें। तो हमने देखा था बच्चों की कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मान के चलो उसका नाम z है, तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी तो हमारा नॉर्मल फॉर्म रहता था। पोलर फॉर्म में कैसे लिखते थे? r मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा करके लिखते थे। ये सेशन हम लोग ने पढ़ा है, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखना। इफ z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो बच्चों अगर मैंने आप लोग को बोला कि मुझे z का तो वैल्यू पता चल चुका है, r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, बट बच्चों अगर मुझे है ना इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हायर पावर के वैल्यूज चाहिए रहेंगे, हायर वैल्यूज मतलब z का स्क्वायर निकालना होगा, या z का क्यूब निकालना होगा, या फिर z टू द पावर 5, z टू द पावर 10, या कल जाकर z टू द पावर 100 भी निकालना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल है। तो यहां पे z टू द पावर मान के चलो n निकालना है, तो z टू द पावर n, वेयर n कुड बी एनी इंटीजर। वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो z टू द पावर n का मतलब है मैं यहां पे nth पावर दे रहा हूं, तो जाहिर सी बात है बच्चों r टू द पावर भी n हो जाएगा। जो ऊपर का आपका r था वो r टू द पावर n हो जाएगा, बिकॉज उसका भी तो वो पावर आने वाला है। एट द सेम टाइम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है उसको भी तो पावर n मिलने वाला है। अब ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो हम लोग ने बचपन में पढ़ा है कि व्हेनेवर वी गिव पर्टिकुलर थिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट में भी वही करना पड़ता है। सिंपल है। बट अभी बच्चों कहानी में ट्विस्ट है यहां पे कि अगर मुझे यही z जो है वो हायर पावर का चाहिए था, जो कि मैंने कर दिया है, तो कल जाकर अगर मुझे z टू द पावर 10 निकालना होता तो मुझे r टू द पावर 10 करना पड़ता। अब r तो एक रियल नंबर है बच्चों, तो वहां पे है ना कोई भी पावर 10 बोलो या पावर 100 बोलो, वो तो निकालना बड़ा आसान होता है। बट कमिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैं ब्रैकेट में यहां पे डाल रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फीचर है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 100 अगर मैंने कल जाकर दे दिया, तो आपको लगता है बच्चों इट विल बी वाइज इनफ कि आप है ना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 100 को एक्सपांड करते बैठोगे? आप लोग के पास इतना टाइम है, आप लोग के पास इतना वक्त है, आप लोग के पास इतना दिमाग लगाने की टाइम है? उतना बिल्कुल भी नहीं है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 100 मतलब उस बाइनोमियल एक्सपेंशन को 100 के पावर तक एक्सपांड करना, एक तो पेज भी कम पड़ेगा एंड टाइम भी कम पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहा था। एंड इसी प्रॉब्लम को निकालने के लिए हमारे डी मॉइवरी बाबा, जो हम लोग के यहाँ पे जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक तरकीब निकाली। एंड वो कोई शॉर्टकट नहीं था। आज मैं आप लोग को भले ही शॉर्ट में बताने वाला हूं, बट इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, एंड उसमें बहुत सारा थियरम्स वगैरह करने के बाद वो सब हुआ। इतना भी आसान नहीं था, बट डी मॉइवरी ने एक थियरम निकाला। तो क्या था वो डी मॉइवरीज थियरम के हिसाब से मैं शॉर्ट में बताता हूं कि अगर मुझे वो z टू द पावर n का वैल्यू निकालना है, तो z टू द पावर n, जहां पे n कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, तो r टू द पावर n तो रहेगा ही, बट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n जो दिख रहा है आप लोग को, जो इंटीजर n दिख रहा है पावर, वो n जो है वो cos थीटा को रेस्पेक्टिवली मिल सकता है एंड sin थीटा को रेस्पेक्टिवली मिल सकता है। कहां पे? एंगल पे। मतलब cos थीटा विल बिकम cos n थीटा,
cos थीटा विल बिकम cos n थीटा, मतलब cos 30 डिग्री होता तो वो होता 30 मल्टीप्लाइड बाय n। तो वो जो पावर आप लोग को ऊपर दिख रहा है वो पावर यहां पे लाया जा सकता था, ये डायरेक्टली नहीं लेके आया है। फिर से बोल रहा हूं, इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थे, एक थियरम इन्वॉल्व था। मैं आप लोग को आज थियरम तो नहीं बता सकता, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कभी आप लोग को लगा कि सर ये थियरम भी हमें समझना है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर नॉलेज पर्पस, तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। बट राइट नाउ अंडरस्टैंड कि cos थीटा जो था उधर का पावर यहां पे आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटा के जगह पे n थीटा हो जाएगा। मतलब कितना सिंपल है। अगर आप लोगों को मैं अभी वो n का वैल्यू 100 देता तो मुझे लगता है ये काफी आसान हो जाता, r टू द पावर 100 हो जाता, cos थीटा इंटू 100 होता एंड साइन थीटा इंटू 100 होता। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो इस हिसाब से आपने एक बाइनोमियल एक्सपांशन को होने से रोका, एंड दैट्स हाउ बच्चों अभी आप लोग इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। अभी आप लोग के मन में सवाल तो उठ रहा होगा कि सच में सॉल्व होता है क्या, इतना डिफिकल्ट तो नहीं रहेगा ना? बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल हो जाता है, एंड उसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आज हम लोग देखने वाले। बट हाँ बच्चों, ये वाला पार्ट भी याद रखे कि जब डी मॉयरिस थ्योरम हम यूज करते हैं तो z टू द पावर n में जो है ना, मैंने 3 बार बोला अभी कि n जो है दैट बिलोंग्स टू अ, यहां पे जो z है, z मतलब क्या है सभी लोगों को पता है, इट बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो अगर इंटीजर ना हुआ तो क्या होगा, इसके बारे में अभी डील नहीं करते, आगे जाकर कभी ना कभी तो सीख जाओगे। राइट नाउ इतना कंसीडर करना कि जो आप लोग का n दिया जाएगा, पावर दिया जाएगा, दैट विल बी एन इंटीजर, n विल बिलोंग टू z। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। यही फॉर्मूला आज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस जो हम लोग लेने वाले वो डी मॉयरिस थ्योरम का होने वाला है। आज ही हम लोग वंस एंड फॉर ऑल डी मॉयरिस के सारे क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जाते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.4, हैपेंस टू बी आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट एक्सरसाइज है, बट इसमें भी सारे क्वेश्चंस डी मॉयरिस थ्योरम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हम सिर्फ 7 एंड 8 को ही आज लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, यूज डी मॉयरिस थ्योरम एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो सामने एक क्वेश्चन देकर रखा है, सब क्वेश्चन नंबर 1, वो है cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा टू द पावर 3, मतलब क्यूब है। अब बच्चों मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहता हूं, 2 चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात, कुछ बच्चों को कुछ चीजें डिफिकल्ट लग सकती है ओनली बिकॉज उनके पास अभी भी ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज नहीं है। तो ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज, बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं रहेगा, 11th स्टैंडर्ड वाला बेसिक नॉलेज, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग अपना बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं, ये टॉपिक ईजी लगेगा। अदर देन दैट, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ही आप लोग को सिखाऊं ट्रिगोनोमेट्री, तो वीडियो के लिए थोड़ा सा पेशेंस है, जुलाई में जरूर आ जाएगा, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तब तक बच्चों नोट डाउन करते रहना, क्या नया सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, उसको लिखते रहना, सो दैट इट विल बिकम मच मोर easier for you to understand। क्लियर है? चलो, अब cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा टू द पावर 7 अपॉन cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा टू द का क्यूब अगर हम लोग को यहां पे निकालना है, तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को मैंने वैसे ही रखा। डी मॉयरिस थ्योरम ने मुझे क्या बताया था, डी मॉयरिस थ्योरम क्या मैं ऊपर अप्लाई कर सकता हूं, देखो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा टू द पावर 7, पोलर फॉर्म तो है, पोलर फॉर्म पे अप्लाई होता है, पोलर फॉर्म आप लोग ऑलरेडी है, बाहर 7 है, तो क्या मैं वो 7 को अंदर ला सकता हूं कि नहीं? वेरी सिंपल। हाँ बच्चों, एक और बात बताना चाहता हूं, इधर ही बता देता हूं। डी मॉयरिस थ्योरम के हिसाब से बाहर का नंबर जैसे अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, वैसे एट द सेम टाइम इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब जैसे 7 अंदर आ सकता है, वैसे जो 2 आप लोग को दिख रहा है वो बाहर भी लिया जा सकता था। वन एंड द सेम थिंग है, 7 को या तो अंदर ला सकते हो, नहीं तो 2 को बाहर लेके जा सकते हो। आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं, आंसर सेम मिलता है। मैंने यहां पे अंदर लाने की कोशिश की, तो यहां पे वो देख सकते हैं cos 2 थीटा विल बिकम 7 अंदर आ जाएगा तो 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा cos 7 इंटू 2 मतलब 14 थीटा, तो cos 14 थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 14 थीटा हो जाएगा, बिकॉज दोनों के पास 2 थीटा था एंड 7 आ गया तो 14 थीटा हो गया। सिमिलरली बच्चों वीडियो को पॉज करके खुद सोचो नीचे क्या नंबर आने वाला है। आई होप अब लोग सभी लोगों ने अब तक तो राइट गेस किया ही होगा। राइट बच्चों, ऊपर वहां पे 3 नंबर दिख रहा है, अंदर 4 दिख रहा है, 3 4 जार होता है 12, तो यहां पे हो जाएगा cos 12 थीटा प्लस आयोटा साइन 12 थीटा। अब मैं यहां पे फिर से एक छोटा सा शॉर्टकट बताने वाला हूं, तो ये शॉर्टकट अगर आप लोग को पसंद नहीं आता है, एग्जाम में आप लोग ऐसा डायरेक्टली कर सकते हैं, इनफैक्ट तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली कर सकते हैं, बट अगर आप लोग को समझना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, तो टेक्स्ट बुक में जाकर स्टार्टिंग में ही डी मॉयरिस थ्योरम में बताया है कि जब कोई भी चीज डिवाइड होता है तो उसके थीटा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई होने पर थीटा ऐड होते हैं, डिवाइड करने पर थीटा सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब यहां पे देखो बच्चों, cos 14 थीटा प्लस आयोटा साइन 14 थीटा में साइन है प्लस, बीच में साइन है प्लस,
नीचे cos 12 थीटा प्लस आयोटा साइन 12 थीटा में भी साइन है प्लस, दोनों के साइन सेम है। जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो ही हम ये कर सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर cos 14 थीटा है एंड नीचे cos 12 थीटा है, वो डिवाइड हो रहे एक दूसरे के साथ, तो उनके जो एंगल्स है वो एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है बच्चों यहां पे क्या होने वाला है, cos के साथ 14 थीटा माइनस 12 थीटा कर सकते हैं। ये हम लोग कब कर सकते हैं, जब दोनों के साइन सेम होने चाहिए थे, बीच में देखो प्लस एंड प्लस साइन है तो ही मैं कर सकता हूं, अगर नहीं है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। यहां पे बच्चों प्लस, क्योंकि बीच में प्लस था, साइन 14 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 12 थीटा, मतलब आयोटा भी है तो आयोटा साइन 14 थीटा माइनस 12 थीटा हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। वेरी सिंपल है। ओके यहां पे cos 14 थीटा माइनस 12 थीटा होता है 2 थीटा, तो cos 2 थीटा मिलेगा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा मिल जाएगा। अगर आप लोग देखोगे यही सिंप्लीफिकेशन है, इसके आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग को एक पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है एंड फर्दर यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज देयर इज नो पावर और समथिंग। ये आप लोग का सिंप्लीफाइड वर्जन है, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन खत्म भी हो गया। आई होप सभी लोगों को समझ में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ग्रेट, नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड बच्चों पहला क्वेश्चन, तो क्यों ना जरा सा थोड़ा सा टिपिकली इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाए। सब क्वेश्चन नंबर 2 है cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा का स्क्वायर। अभी ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन में न्यूमरेटर में तो कोई पावर ही नहीं है, मतलब वो तो सेम टू सेम रहेगा, वहां पे तो डी मॉइवरीज थ्योरम तो अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर हम नीचे देखेंगे तो जरूर डी मॉइवरीज थ्योरम अप्लाई करना है, तो वहां पे cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा का स्क्वायर दिया है, तो वो जो स्क्वायर वाला पार्ट है 2 वो अंदर आ जाएगा, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे रेस्पेक्टिव थीटा के साथ, तो cos क्या हो जाएगा 6 थीटा बन जाएगा माइनस आयोटा साइन 6 थीटा बन जाएगा, जो कि मैंने यहां पे लिख लिया। अब पिछले वाले क्वेश्चन जैसा गलती यहां पे मत करना। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने cos के एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया था एंड साइन के एंगल्स को सब्ट्रैक्ट किया था, बट वो करने का रीजन था क्योंकि दोनों का साइन सेम थे, प्लस प्लस। अगर आप यहां पे न्यूमरेटर में देखोगे तो न्यूमरेटर में cos और साइन के बीच में एडिशन हो रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में cos और साइन के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सो अगर आप लोग को वो तरकीब, वो वहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो यहां पे अगर यूज करना है तो सबसे पहले आप लोग को एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां पे आप लोग को नीचे जो माइनस है उसको प्लस करना पड़ेगा। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? इसके लिए बच्चों फिर से बोलता हूं, ये डी मॉइवरीज थ्योरम से हो गया, उसके लिए ना बच्चा यहां पे ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया तो था, बट मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बातों बातों में बताया होगा, अगर आपको लगता है तो आज तो मैंने रीजनिंग भी करके दिया है यहां पे कि कैसे होता है। फिर से बोल देता हूं, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, cos थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा, मतलब cos ऑफ नेगेटिव एंगल एंड cos ऑफ दैट पॉजिटिव एंगल, दोनों का आंसर हमेशा सेम होता है। ट्रिगो में ज्यादा डिटेल में समझोगे, मतलब आप तो कहना क्या चाहते हो सर, मतलब cos 30 डिग्री और cos माइनस 30 डिग्री सेम होता है? हाँ, इतना समझो, cos ऑफ नेगेटिव एंगल एंड cos ऑफ पॉजिटिव एंगल दोनों का आंसर सेम ही होता है। ये क्यों होता है मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, अभी इतना समझ लेना। दूसरा, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल और साइन ऑफ पॉजिटिव एंगल सेम होता है क्या? नहीं, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल होता है, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस बाहर आ जाता है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, क्लियर है? cos ऑफ नेगेटिव एंगल cos ऑफ पॉजिटिव एंगल सेम होता है, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल बिकम्स माइनस ऑफ साइन ऑफ दैट एंगल। सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे बच्चों मैं यहां पे थोड़ा सा चीजों को चेंज नहीं कर सकता, क्या? जरा ध्यान से देखो, कैन आई राइट cos 6 थीटा को मैं cos माइनस 6 थीटा लिख सकता हूं? क्योंकि cos ऑफ 6 थीटा हो या cos ऑफ माइनस 6 थीटा हो, नेगेटिव एंगल हो या पॉजिटिव एंगल हो, फर्क ही नहीं पड़ता, बोथ आर इक्विवेलेंट, सिंपल। बट क्या मैं बच्चों वहां पे माइनस साइन 6 थीटा, आयोटा को भूल जाओ, माइनस साइन 6 थीटा को लिख सकता हूं साइन ऑफ माइनस 6 थीटा? सोचो, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ दैट एंगल, तो मतलब साइन माइनस 6 थीटा मतलब माइनस साइन 6 थीटा लिखा जा सकता है, इसलिए साइन भी प्लस हो गया वहां पे एंड वो साइन को मैंने अंदर डाल दिया माइनस को, तो इट बिकम साइन ऑफ माइनस 6 थीटा। ये चीजें आप लोग को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हो तो मैं आप लोग के यहाँ पे देखो रीजन लिख कर दिया हूं, ये रीजन जरूर लिख के रखना। cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cos ऑफ थीटा and sin of minus theta is always equal to minus sin theta. Very simple thing to understand.
क्लियर है? चलो अब आप लोग देखो यहाँ पे अच्छी तरह से दोनों के साइन सेम हो चुके हैं, प्लस प्लस हो गया। अब हम लोग कर सकते हैं, तो ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल सब्ट्रैक्ट होगा, तो प्लीज सब्ट्रैक्ट करना मतलब 5 थीटा माइनस 6 थीटा मत करो, इट विल बिकम कॉस ऑफ 5 थीटा माइनस ऑफ माइनस 6 थीटा। माइनस होगा बट ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस बनेगा, प्लस आयोटा वैसे रहेगा साइन ऑफ 5 थीटा माइनस ऑफ माइनस 6 थीटा, एंड दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव है वह माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इट विल बिकम कॉस ऑफ 11 थीटा प्लस आयोटा साइन 11 थीटा, एंड इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो नया है, 11th स्टैंडर्ड जानबूझकर नहीं बोलते सारे टीचर्स की डिफिकल्ट होता है, इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड से ज्यादा डिफिकल्ट 11th होता है। इसका रीजन सिर्फ इतना ही है बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में आप एक फाउंडेशन, एक बेस को क्रिएट करते हो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड को अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते ये सोचकर कि हम आगे जाकर कर लेंगे, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक अमॉन्ग्स्ट ऑल। आई वुड सजेस्ट एवरी अदर स्टूडेंट, चाहे वो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अभी 12th में रहने वाला बच्चा भी अगर रहेगा तो भी मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि 11th स्टैंडर्ड के सेशंस ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि उसी में सारे बेस छुपे हुए हैं। एवरी बेस एंड कॉन्सेप्ट्स आर इन दिस 11th स्टैंडर्ड इटसेल्फ, राइट? नाउ गोइंग फर्दर फॉर सब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सब क्वेश्चन नंबर 3 जरा ज्यादा ही डेंजरस है। उधर दिया है बच्चा cos 7 पाई डिवाइडेड बाय 13 प्लस आयोटा साइन 7 पाई डिवाइडेड बाय 13, यहां पे हो जाएगा टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय, उसके बाद में cos 4 पाई डिवाइडेड बाय 13 प्लस, या प्लस भी नहीं है माइनस है, आयोटा साइन 4 पाई डिवाइडेड बाय 13 होल टू द पावर 6। बाप रे, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट लगता है बच्चों, बिकॉज कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं, पहले ध्यान से सुनना। यहां पे मैंने क्या किया है, cos ऑफ 7 पाई डिवाइडेड बाय 13 को मैंने वैसे ही रखा, आयोटा साइन 7 पाई डिवाइडेड बाय 13 को मैंने फिलहाल वैसे ही रखा, ऊपर 4 रखा। नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो cos ऑफ, अब देखो जरा यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि cos ऑफ 4 पाई डिवाइडेड बाय 13 को मैंने cos ऑफ माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 13 लिखा। अब ऐसा क्यों किया, इसका मैंने अभी पिछले ही इसमें बताया था कि cos ऑफ एनी एंगल को मैं cos ऑफ नेगेटिव एंगल भी बता सकता हूं। बट अगर आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो आप देख सकते हैं ऊपर प्लस साइन है एंड मुझे नीचे भी प्लस साइन लाना है, इसलिए मैंने एंगल्स को चेंज करने का सोचा, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। तो इधर भी क्या होने वाला है बच्चा, अभी माइनस ऑफ आयोटा था तो वो प्लस ऑफ आयोटा बन जाएगा, एंड माइनस साइन 4 पाई अपॉन 13 को लिखा जा सकता है साइन माइनस 4 पाई अपॉन 13, जिसका रीजन सभी लोगों को पता है, टू द पावर 6। मैंने रीजन पिछले वाले में ही बताया था, वही रीजन आने वाला है। कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल इज कॉस एंगल एंड साइन ऑफ नेगेटिव एंगल इज माइनस साइन ऑफ दैट एंगल, थीटा। वेरी सिंपल, राइट? अब क्या करने वाला हूं, यहां पे ध्यान से सुनना। स्टार्ट करते वक्त ही मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज बताया था कि डी मोइरिस थ्योरम में जैसे आप नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही अंदर का नंबर को बाहर भी लेके जाया सकता है। ये उल्टा उल्टा प्रोसेस किया जा सकता है। तो अभी आप लोग सोचोगे कि हम 4 को अंदर लेके आते हैं, मत करो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्यों। वैसे तो 4 को अंदर लिया जा सकता है, बट अगर 4 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो आपको नहीं लगता बच्चा 7 अपॉन 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 28 अपॉन 13 बनेगा? इट विल बी अ हेडेक। कॉस ऑफ 28 अपॉन 13 हमने सीखा ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट जाएगा। इससे बेस्ट है कि बच्चा अंदर और ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स है, उस कॉम्प्लिकेटेड नंबर को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। इससे बेस्ट है कि सारे नंबर्स अंदर के वो बाहर लेकर जाओ। तो बाहर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो cos 7 पाई अपॉन 13 में से 7 अपॉन 13 को मैं बाहर लेके जाने वाला हूं, तो उसके पास सिर्फ बचेगा cos पाई प्लस आयोटा साइन 7 पाई अपॉन 13 में से 7 अपॉन 13 को बाहर लेके जाने वाला, तो उसके पास बचेगा साइन पाई, एंड बाहर 4 जो था बच्चों उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7 अपॉन 13, मतलब अंदर के जो नंबर्स थे मैंने उसको बाहर लेके गया। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। डिवाइडेड बाय, सिमिलरली बच्चों यहां पे भी आप लोग के पास cos पाई बचेगा एंड यहां पे भी आप लोग के पास sin पाई बचेगा, तो माइनस 4 अपॉन 13 जो आप लोग को नंबर दिख रहा है उसको बाहर लेके जाओ, मतलब क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 अपॉन 13 बन जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड सो फार। अब आप लोग क्या करोगे बच्चों, यहां पे जरा ध्यान से देखो कि आप लोग है ना cos पाई प्लस साइन आयोटा साइन पाई जो है उसको वैसे ही रखो, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 13 बिकम्स 28 अपॉन 13।
वेरी सिंपल, डिवाइडेड बाय cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई वैसे ही रहेगा एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 मतलब -24/13 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब अगर यहां पे ध्यान से देखो तो 8th स्टैंडर्ड में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों एंड उस कॉन्सेप्ट का नाम था लॉ ऑफ इंडिसेस, जहां पे हमने पढ़ा था बच्चों a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। मतलब जब बेसेस सेम होते हैं तो डिवाइड करोगे तो इंडिसेस सब्ट्रैक्ट होते थे। यहां पे भी कुछ ऐसा ही प्रोसीजर होने वाला है। तो नीचे का दोनों का बेस देखो बच्चों सेम है, मतलब cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई के साथ आप लोग का जो इंडिसेस है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब सब्ट्रैक्ट होंगे मतलब 28/13 माइनस ऑफ -24/13 बनेगा, ऊपर जाके प्लस बनेगा ना, मतलब इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 28/13 प्लस 24/13 बनेगा। लॉ ऑफ इंडिसेस। यहां पे बच्चों cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई को सेम रखो एंड 28 प्लस 24 करके देखो आपको 52 मिल जाएगा। तो यहां पे मिलेगा 52/13। द सेम प्रोसीजर कंटिन्यूएशन बच्चों यहां पे करते रहो एंड 52/13 इज नथिंग बट इक्वल टू 4। तो यहां पे आप लोग को 4 मिल गया। अब यहां पे ना बच्चों अलग अलग टीचर्स के अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग मेथड होते हैं, मेरा भी अलग अलग मेथड है, आप लोग जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे या फिर कुछ टीचर्स यहाँ पे फिर से डी मॉइवरीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से 4 को अंदर लेके जाते हैं एंड cos 4 पाई और sin 4 पाई का वैल्यू निकालते हैं। राइट है, cos 4 पाई और sin 4 पाई का वैल्यू भी निकाला जा सकता है, बट प्रोवाइडेड आपको cos 4 पाई एंड sin 4 पाई का वैल्यू पता होना चाहिए। अब यहां पे आप लोग को cos 4 पाई और sin 4 पाई का वैल्यू पता नहीं होगा तो हमारे पास एक और आइडिया है कि हम क्या कर सकते हैं। cos पाई और sin पाई का तो एटलीस्ट वैल्यू पता होता है बच्चों को, एटलीस्ट 11th स्टैंडर्ड में, तो वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बच्चों cos पाई, पाई मतलब 180। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं बच्चों, एक्स एक्सिस में लाई करने वाले cos के वैल्यूज या तो 1 होता है नहीं तो -1 होता है। पॉजिटिव की तरफ +1 होता है, नेगेटिव की तरफ -1 होता है। तो cos पाई मतलब अगर आप लोग देखोगे, पाई मतलब 180 जो होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई करता है। तो cos पाई इज ऑलवेज -1, cos पाई इज ऑलवेज -1 एंड sin पाई मतलब इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। साइन के कोई भी वैल्यूज एक्स एक्सिस पे हमेशा 0 होते हैं, एक्स एक्सिस पे हमेशा 0 होते हैं साइन के वैल्यूज, चाहे वो sin 0 हो, sin पाई हो, sin 2 पाई हो, sin 3 पाई हो, कुछ भी हो, 0 ही होने वाला है। मतलब दिस विल बिकम आयोटा 0। वेरी सिंपल, टू द पावर 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे -1 तो -1 ही रहेगा एंड आयोटा इंटू 0 तो 0 होने वाला है, तो -1 को टू द पावर 4 निकालना पड़ेगा। -1 को 4 बार लिखो ना बच्चों, क्या होने वाला है, +1 मिलेगा। तो यहां पे आपको आंसर मिला 1। दैट्स योर फाइनल आंसर। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा मेहनत जरूर है डी मॉइवरीज थ्योरम में, अभी ये मेहनत करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट एंड एडवांस्ड क्वेश्चंस कर पाओगे। चलो, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, आज का हमारा लास्ट है, बट इसमें भी मैं 2 क्वेश्चंस लेने वाला हूं। है तो 4 क्वेश्चंस, बट फर्स्ट में लूंगा एंड फोर्थ में लूंगा, सेकंड एंड थर्ड रिलेटेड है, कंप्लीटली सिमिलर है। मतलब सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट के साथ कंप्लीटली सिमिलर है एंड जो फोर्थ वाला है वो थर्ड के साथ है। तो आप थर्ड खुद करोगे बिकॉज मैं फोर्थ पढ़ा रहा हूं, आप सेकंड खुद करोगे बिकॉज मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूं। सारे चीजें बताना जरूरी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं, आप लोग खुद से कर सकते हैं। नाउ गोइंग फॉर द वन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, a b बिलोंगिंग टू अ रियल नंबर यूजिंग डी मॉइवरीज थ्योरम। फिर से ध्यान से सुनो, 1 माइनस आयोटा टू द पावर 5। पहली गलती बच्चों को लगता है एक्सपांड कर लेते हैं, मत करो। क्वेश्चन में बोला है डी मॉइवरीज थ्योरम यूज करना है, तो डोंट एवर डू दैट। सेकंड, बच्चों को लगता है कि अरे डी मॉइवरीज थ्योरम, बाहर 5 है, चलो 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। फिर से बड़ी गलती। डी मॉइवरीज थ्योरम में जो बाहर का 5 अंदर मल्टीप्लाई तब होता है जब आपके पास एक पोलर फॉर्म होता है, जब आपके पास थीटा होता है। अंदर अगर आप लोग देखोगे 1 माइनस आयोटा, ये तो हमारा a प्लस आयोटा b वाला फॉर्मेट है, इसमें 5 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, वो हमारे सिर्फ पोलर फॉर्म में होता है। अच्छा, मतलब डी मॉइवरीज थ्योरम में सिर्फ पोलर फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। दैट्स राइट सर, एब्सोल्युटली दैट्स राइट। सो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, हमें यहां पे जो अंदर का जो आप लोग को दिख रहा है 1 माइनस आयोटा टू द पावर 5 में टू द पावर 5 को भूल जाओ। 1 माइनस आयोटा जो दिख रहा है ना, उसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करके, z कंसीडर करके, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड ये वाला पार्ट आप लोगों ने सीखा है बच्चों, आप लोग को ये आता है। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट बच्चों, हम लोग बताने वाले। यहां पे देखो 1 माइनस आयोटा है तो सबको पता है a का वैल्यू 1 मिलेगा, b का वैल्यू -1 मिलेगा। बच्चों वीडियो को पॉज करो और मुझे सबसे पहले आंसर दो इसका कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
चलो, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आप लोग परफेक्ट बोल रहे हैं। ये वाला बात आप लोग को मन में रखना है या फिर लिख भी सकते हैं। दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव है, बराबर। चलो इसको बाजू में रखते हैं। नाउ हमें पता है बच्चों, अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें मॉड ऑफ जेड मतलब आर की जरूरत पड़ती है, एट द सेम टाइम हमें थीटा की जरूरत पड़ती है। चलो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 + 1 होता है 2, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिल जाएगा √2। सिंपल है। तो मॉड ऑफ जेड निकालना तो बाय हाथ का खेल है। उसके बाद में अगर हम थीटा निकालते हैं तो थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, जहां पे बी का वैल्यू है -1 बच्चों एंड ए का वैल्यू है 1। अब -1/1 तो हर बच्चा जानता है 1 होता है, बट -1 होता है, बट वो माइनस को में बाहर लिया जा सकता है, मतलब -tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। नाउ थिंक ऑफ इट, जरा सोच समझ कर, माइनस को थोड़ी देर के लिए बाजू में खिसका दो। tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब ऐसा कौन सा एंगल है, ऐसा tan का कौन सा एंगल है जो आपको 1 आंसर देता है? 45 डिग्री, π/4, एब्सोल्युटली। माइनस को भूलना मत, तो इट विल बिकम -π/4। बट बच्चों नेगेटिव एंगल चलेगा क्या? इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। विल द नेगेटिव एंगल बी एक्सेप्टेड? बिल्कुल नहीं, हमें पॉजिटिव एंगल ही लेना है, ऐसे कंसिडर करके चलो। तो -π/4 मतलब -45 डिग्री तो है, बट इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने आप लोग को कुछ बताया था। सबसे पहले ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहां पे नीचे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये एक्स एक्सिस है, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब इधर से -45 डिग्री बनाया है, -π/4। तो अगर इधर से -45 बनाया है ये, तो जाहिर सी बात है इधर से कितना बनाया होगा? इट इज 360 -45 या फिर 2π -π/4। तो यहां पे हो जाएगा दिस विल बिकम 2π -π/4, एज सिंपल एज दैट। इस चीज को सॉल्व करो बच्चों, 4 2 8 होता है, 8π -π 7π देगा आप लोगों को, 7π / 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर थीटा। ओके ग्रेट। चलो अभी आप लोग को थीटा मिल गया, अभी आप लोग को आर मिल गया, मतलब मॉड ऑफ जेड। अभी इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पे r का वैल्यू है बच्चा √2 एंड cos थीटा में थीटा का वैल्यू है बच्चों 7π/4। हाँ, अब यहां पे देखो बच्चों, मुझे z का वैल्यू तो मिला है, बट क्या हमें उन्होंने z का वैल्यू पूछा था क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हम लोग ने 1 - आयोटा टू द पावर 5 पूछा था, मतलब z टू द पावर 5 मांगा है। तो अगर z का वैल्यू ये है तो z टू द पावर 5 कितना हो जाएगा? r टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 5। सिंपल है। उसमें r टू द पावर 5 मतलब √2 टू द पावर 5 बन जाएगा, cos थीटा मतलब क्या हो जाएगा? cos π/4 7π/4 बन जाएगा, प्लस आयोटा साइन 7π/4 बन जाएगा, एंड होल टू द पावर 5 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब चाहो तो आप √2 टू द पावर 5 को सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर 4√2 करके मिलेगा। मैंने नीचे के स्टेप में बता दिया है, आप लोग खुद से ट्राई करके देखो। यहां पे क्या मैं डी मोइवरीज थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं क्या? जरूर कर सकता हूं। अब डी मोइवरीज थ्योरम में बच्चों इस बार कृपया करके 7/4 को बाहर मत लेके जाना। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इधर 7/4 को बाहर लेकर जाके क्या फायदा है? कुछ फायदा ही नहीं है। उस क्वेश्चन में फायदा था बिकॉज वहां पे रेशियो था, तो कैंसलेशन कर पाना आसान था। इधर कोई रेशियो ही नहीं है, तो इट विल बी ऑफ नो यूज एट ऑल। तो 7/4 को बाहर लेकर कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हमारा नॉर्मल डी मोइवरीज थ्योरम ही यूज करते हैं, जो बाहर का नंबर को अंदर लेकर है। तो बाहर का नंबर जो 5 है वो अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बिकम क्या? cos ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 30 मतलब 7 × 5 होता है 35π/4। अब आप बोलोगे भाई 35π/4 इतना बड़ा नंबर नहीं जमेगा हम लोग से, हमें सॉल्व करना आता ही नहीं है 35π/4। सर प्लीज ट्राई टू मेक दिस नंबर्स एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो एक काम करते हैं, डी मोइवरीज थ्योरम को फिलहाल के लिए बाजू में रखते हैं। एंड मेरी बातें सुनो बच्चों, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, बट ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ध्यान से सुनो, cos ऑफ 7π/4 को मैं छोटा कर सकता हूं। कैसे? 7π/4 ये 8π/4 के नजदीक दिख रहा है, 8π/4 एंड 8π/4 सॉल्वेबल है, 2π होता है। तो 8π/4 माइनस π/4 विल गिव मी 7π/4। 8π/4 में से 1π/4 1π/4 माइनस कर दिया तो 7π/4 हो जाएगा, एंड 8π/4 मतलब 2π होता है। तो 7π/4 कुड बी रिटन एज 2π - π/4, ऐसा लिखा जा सकता है। चेक करके देखो, 2π में से π/4 गया तो 7π/4 हो जाएगा। एंड सिमिलरली बच्चों आयोटा साइन 7π/4 फिर से लिखा जा सकता है 2π - π/4 होल टू द पावर 5।
यहां तक क्लियर है एवरीवन? सो फार सो गुड। ओके, इसके बाद में रूट टू टू द पावर 5 होता है 4 रूट 2। करके देखो बच्चों, रूट 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 4 रूट 2। यहां पे मैंने आप लोग को ये बताया था कॉस ऑफ एनी 2 पाई माइनस एंगल, 2 पाई जब दिखता है ना बच्चा तो कॉस का कॉस ही रहता है, तो कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4 विल बिकम कॉस पाई बाय 4 ओनली। 2 पाई पाई ऐसा कुछ भी दिखा तो कॉस का कॉस ही रहता है, साइन का साइन ही रहता है, तो कॉस पाई बाय 4 होगा। बट साइन क्या होगा? साइन माइनस या प्लस होगा, ये सोचना है। cos 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई में से पाई बाय 4 माइनस हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल आर पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, टैन इज पॉजिटिव, कॉस इज पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा सिर्फ एंड सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, एंड ये एंगल तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, मतलब यहां पे मुझे कॉस पाई बाय 4 जो मिलेगा वो कॉस पाई बाय 4 ही रहेगा बच्चों, क्योंकि इसका पॉजिटिव ही आंसर मिलने वाला था। प्लस आयोटा साइन 2 पाई, बच्चों 2 पाई दिखेगा तो साइन पाई बाय 4 ही आंसर आने वाला है, बट साइन पाई बाय 4 आने के बाद बच्चों ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब साइन नेगेटिव होने वाला है, इसलिए मैंने वहां पे प्लस होने के बावजूद भी नीचे माइनस हो गया, देखो माइनस साइन पाई बाय 4 हो जाएगा आयोटा के साथ। वेरी सिंपल, टू द पावर 5। जरा ध्यान से देखो बच्चों, आपका एक टाइम पे 7 पाई बाय 4 जो था अभी पाई बाय 4 बन गया। डोंट यू थिंक चीजें बहुत आसान हो गई यहाँ पे? बट क्वेश्चन अब तक खत्म नहीं हुआ है। आगे बच्चों 4 रूट 2 विल रिमेन द सेम। ये जो 5 दिख रहा है आप लोगों को, वो 5 अंदर लेकर आओ, अभी डी मोइवरेज थ्योरम यूज करेंगे। इट विल बिकम कॉस 5 पाई बाय 4 हो जाएगा, बिकॉज बाहर 5 था, माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 हो जाएगा यहां पे भी। वेरी सिंपल। अब आगे जाकर फिर से डी मोइवरेज थ्योरम तो यूज कर लिया, फिर से सेम स्टेप को यूज करना है। यहां पे हो जाएगा 4 रूट 2 एंड कॉस 5 पाई बाय 4। वैल्यू पता है आप लोग को? नहीं पता है। 5 पाई बाय 4 ये 4 पाई बाय 4 के नजदीक है। 4 पाई बाय 4 मतलब पाई होता है, 4 4 कैंसिल, तो 4 पाई बाय 4 में और पाई बाय 4 ऐड करता हूं तो 5 पाई बाय 4 बन जाएगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, दिस विल बिकम कॉस ऑफ 4 पाई बाय 4 मतलब पाई प्लस पाई बाय 4। खुद चेक करो बच्चों, पाई में पाई बाय 4 ऐड कर दिया तो 5 पाई बाय 4 बन जाता है। वेरी सिंपल। माइनस आयोटा साइन, फिर से यहां पे लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई बाय 4 करके। ये चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ना, मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था तो मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड लगा था, बट टाइम के साथ साथ सारी चीजें आसान हो जाती है, डोंट वरी। ओके, यहां पे बच्चों 4 रूट 2 विल रिमेन द सेम। फिर से देखो बच्चों, कॉस पाई लिखा है, जब पाई होता है तो कॉस अपना कॉस का ही वैल्यू रखता है, साइन अपना साइन का ही वैल्यू रखता है, तो इधर कॉस पाई बाय 4 होने वाला है। बट जरा सोचो, कॉस पाई बाय 4 तो होने वाला है, बट पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से थोड़ा ज्यादा, पाई से थोड़ा ज्यादा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला था, ऑल सिल्वर टी, अरे टी मतलब टैन, मतलब सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, मतलब कॉस भी नेगेटिव होने वाला है, साइन भी नेगेटिव होने वाला है, इसलिए यहां पे आपको सिर्फ कॉस पाई बाय 4 नहीं मिलेगा, माइनस कॉस पाई बाय 4 मिलेगा, सिंपल। एट द सेम टाइम साइन भी नेगेटिव होने वाला है, बट उधर तो ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, तो मतलब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा फिर से, एंड आयोटा साइन पाई बाय 4 करके मिल जाएगा। इस बार तो आप लोग के पास ऊपर कोई साइन भी नहीं है, कोई नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप लोग क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे 4 रूट 2 को वैसे रखोगे, कॉस पाई बाय 4 को वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, पाई बाय 4 मतलब 45 होता है, मतलब दोनों का आंसर 1/√2 मिलेगा, बट ये होगा माइनस 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 यहां पे हो जाएगा। सिंपल है। अब ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा, वो 4 रूट 2 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 4 रूट 2 जब माइनस 1/√2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट टू कैंसिल होगा, 4 इंटू -1 -4 होता है, एंड इधर भी रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू आयोटा है वहां पे, तो 4 आयोटा बन जाएगा। एंड दिस इज हाउ बच्चों यू हैव रिप्रेजेंटेड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन 1 माइनस आयोटा टू द पावर 5 एज a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में विद द हेल्प ऑफ डी मोइवरेज थ्योरम। शुरुआती तौर पे बच्चों ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही दिक्कत वाले लगेंगे, बट मैं इतना गारंटी बोल सकता हूं, अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो 1 महीने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप लोग को इतना ईजी लगेगा कि बिलीव इट और नॉट, बट ट्रिगो इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, सब क्वेश्चन नंबर 4, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है, -2√3 - 2i टू द पावर 5। अब कुछ टीचर्स यहाँ पे या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, -2 को कॉमन बाहर निकालते हैं,
अच्छी बात है, बट कुछ बच्चे -2 को कॉमन लेते वक्त टू द पावर 5 उसको देना भूल जाते हैं, इसलिए मैंने वो मेथड नहीं यूज किया। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट अपना नॉर्मल मेथड ही यूज किया जो बच्चे अभी करना चाहते हैं। यहां बच्चों अगर मैंने बोला लेट z इज इक्वल टू -2√3 -2 आयोटा, जो कि अंदर वाला पार्ट है, तो इसमें a का वैल्यू -2√3 मिलेगा एंड b का वैल्यू -2 मिलेगा। जरा फिर से सोचो बच्चों, a का वैल्यू नेगेटिव है, b का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? दिस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात आप लोग को हमेशा याद रखनी है कि आपको क्वाड्रेंट समझना है। थर्ड क्वाड्रेंट, ध्यान से सुनो, ये थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारे चीजें ही आप लोग को परफेक्ट एंगल बताती है, अदरवाइज आप एंगल में गलतियां करोगे। चलो यहां पे आप लोग को एंगल समझ में आ गया। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द थिंग। यहां पे हम लोग मॉड ऑफ z निकालेंगे विच इज √a² + b², जहां पे a का स्क्वायर -2√3 का स्क्वायर होगा एंड b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होगा। -2√3 का स्क्वायर बच्चों 12 होता है एंड 2 का स्क्वायर 16 होता है बच्चों। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 12 + 4 16 मिलेगा। 16 का रूट बच्चों आप लोग को मिलता है 4। वेरी सिंपल। यहां पे आप लोग को मॉड ऑफ z निकालना तो आ गया, बट उसके बाद में अगर आपको थीटा निकालना है विच इज tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, जहां पे b का वैल्यू -2 देके रखा है उन्होंने एंड a का वैल्यू जो देके रखा है -2√3। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 गेट्स कैंसल्ड, आपको tan इनवर्स ऑफ 1/√3 करके मिलेगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1/√3 मिलने के बाद बच्चा तो बड़ा खुश हो जाता है कि tan इनवर्स ऑफ 1/√3, हुर्रे, 1/√3 तो 30 का वैल्यू है। 30 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, मतलब यहाँ पे ऐसा लिख लेता है। चलो इसका आंसर है π/6, खुश हो गया मैं, एंगल मिल गया मुझे, एंगल मिल गया, यूरेका। रॉन्ग। एक सेकेंड जरा सोचो बच्चों, यहां पे थीटा इज इक्वल टू π/6 मिल गया है, पॉजिटिव भी मिल गया, नेगेटिव नहीं मिला है, सर रॉन्ग कैसे बोल सकते हैं आप? इतने टाइम से नेगेटिव हुआ करता था, फिर समझ सकते थे हम पॉजिटिव बना रहे, यहां पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव मिला है सर, π/6 है। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर थिंग? यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। फिर से बोलता हूं, क्वाड्रेंट को देखो, क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, अच्छा कौन सा ऐसा एंगल मिलेगा आप लोग को 30 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री पॉसिबल है क्या? सोचो, नहीं पॉसिबल है। अरे सेकंड क्वाड्रेंट तक ही पहुंचते पहुंचते आप 180 डिग्री पहुंच जाते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हो 30 डिग्री कैसे होगा? इनका मतलब यह है बच्चों कि थर्ड क्वाड्रेंट में इसने 30 डिग्री बनाया है, π/6। बट जब हम थीटा निकालते हैं तो वो स्टार्टिंग से निकालना होता है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है बच्चों, आपको जो 30 डिग्री मिला है दैट्स नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर इज वो 30 डिग्री के साथ और क्या ऐड करना पड़ेगा? पाई भी ऐड करना पड़ेगा। सो दैट विल बिकम पाई प्लस π/6। ये कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों को एंड तक नहीं समझता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो पाई प्लस π/6 कितना होता है बच्चा? इट बिकम 7 π/6 एंड 7 π/6 इज द राइट एंगल। राइट एंगल मतलब करेक्ट एंगल, नॉट द राइट एंगल, करेक्ट एंगल। यहां पे 7 π/6 मिल गया, बड़ा सिंपल है। अब आप लोग क्या करेंगे? सिंपल है, यहां पे बच्चों हम लोग को पता है z का वैल्यू तो क्या था, z इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z टू द पावर 5 क्या होगा? क्योंकि उन्होंने टू द पावर 5 ही एक्सपेक्ट किया फिर से, तो इट विल बिकम r टू द पावर 5 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 5। यहां बच्चों r टू द पावर 5 मतलब कितना सिंपल है, 4 टू द पावर 5 हो जाएगा, बिकॉज z का वैल्यू, r का वैल्यू आपको 4 मिला था। एंड यहां पे cos ऑफ थीटा है तो थीटा 7π/4 ही मिला, 7π/6 मिला, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड आयोटा साइन यहां पे मिलेगा 7π/6 टू द पावर 5। फिर से सोचो बच्चों, डी मोयरिस थ्योरम डायरेक्ट यूज करेंगे तो 35/6 हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट जाएगा। पहले इस चीज को आसानी से सॉल्व करते। 4 टू द पावर 5 होता है 1024, वो तो आप लोग कर लोगे। cos ऑफ 7π/6, 7π/6 ये 6π/6 के नजदीक है, तो 6π/6 प्लस π/6, 6π/6 मतलब पाई होता है, तो मतलब बच्चों cos पाई प्लस π/6 बन जाएगा। ओके, प्लस आयोटा साइन पाई प्लस π/6 बन जाएगा। वेरी सिंपल, टू द पावर 5 ना भूले। ओके, उसके बाद में 1024 विल रिमेन द सेम। मैंने आपको क्या बोला था बच्चा, cos पाई होगा एंड sin पाई होगा, तो cos एंड sin रिटेन्स इट्स वैल्यू, वही वैल्यू रहता है। तो इसका आंसर cos π/6 ही मिलने वाला है। बट सोचो ना, पाई में पाई प्लस π/6 और ऐड हो गया, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, मतलब ये दोनों भी नेगेटिव बनने वाले, मतलब माइनस हो जाएगा cos π/6, इधर भी माइनस हो जाएगा आयोटा साइन π/6 एंड टू द पावर 5।
अब डी मोइरिस थ्योरम यूज करो। डी मोइरिस यूज करोगे तो 1024 के साथ माइनस कॉस के साथ बच्चों 5 आ जाएगा, तो 5 पाई बाय 6 बनेगा, माइनस आयोटा साइन 5 फिर से आ जाएगा तो 5 पाई बाय 6 बन जाएगा। अभी टू द पावर 5 मत लिखना बिकॉज डी मोइरिस थ्योरम यूज हो चुका है, राइट? सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। चलो अभी इतना होने के बाद आप लोग को आगे क्या करना है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि 1024 विल रिमेन द सेम। फिर आप लोग देखोगे यहां पे माइनस को तो वैसे ही रहने दो, cos 5 पाई बाय 6 फिर से मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो cos 5 पाई बाय 6 से फिर से 6 पाई बाय 6 के नजदीक है, बट 6 पाई बाय 6 में से पाई बाय 6 को इस बार माइनस करोगे तो ही पाई बाय 6 मिलेगा। मतलब मैं लिख सकता हूं cos पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, 1024 विल रिमेन द सेम। फिर यहां पे सोचो, फिलहाल के लिए वो माइनस साइन को बाजू में रखो यार, cos पाई, फिर से cos पाई दिखा मतलब cos ही रहेगा एंड cos पाई बाय 6 ही रहेगा, बट पाई माइनस पाई बाय 6, पाई में से पाई बाय 6 माइनस हो रहा है, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ पहुंच रहे हैं। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल सिल्वर टी कप्स। सिल्वर साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो cos पाई बाय 6 भी नेगेटिव बन जाएगा एंड उधर तो ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव काट देगा, तो इट विल बिकम पॉजिटिव cos पाई बाय 6। कैसे? cos नेगेटिव बना था, माइनस cos पाई बाय 6 बना था, बट उसके पास ऑलरेडी माइनस साइन था, तो cos पाई बाय 6 बना। एंड मैंने क्या बोला था बच्चा, यहां पे साइन पॉजिटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव मतलब उसका आंसर मिलेगा साइन पाई बाय 6 मिलेगा पॉजिटिव, बट उसके पास माइनस ऑलरेडी साइन था, तो उधर माइनस का माइनस वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव बन गया, जो ब्रैकेट में है वो पॉजिटिव बन गया, बट माइनस साइन है ना, प्लस माइनस माइनस बनेगा एंड दिस विल बिकम आयोटा साइन पाई बाय 6। क्लियर है? ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा पाई बाय 6 का वैल्यू डालना है। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री होता है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, तो cos पाई बाय 6 मतलब cos 30 कितना होता है बच्चों? cos 30 √3/2 होता है, तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा √3/2 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 6 हाफ होता है, तो यहाँ पे 1/2 आयोटा मिलेगा। 1024 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 1024 √3/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 1024 कैंसिल करेगा, आपको मिलेगा बच्चों 512। तो यहाँ पे बच्चों मिलेगा 512 √3 माइनस फिर 2 और फिर से 1024 कैंसिल करेगा, आपको मिलेगा 512 बट आयोटा के साथ, यहाँ पे 512 आयोटा है। इसमें 512 को कॉमन भी लिया जा सकता है, आप दोनों कॉमन ले सकते हो, नहीं लिया तो भी चलेगा। ये वाला आपका फाइनल आंसर है, a प्लस आयोटा b, एंड आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। होपफुली बच्चों आप लोग को सारी चीजें समझ में तो आ रही है, होपफुली आप लोग को आज डी मोइरिस थ्योरम भी समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट हाँ इतना तो गारंटी बोल सकता हूं कि डी मोइरिस थ्योरम सिर्फ अकेला नहीं आता। डी मोइरिस थ्योरम को अगर आपको समझना होगा तो उसके साथ साथ आपको ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ इट, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट टाइम इज मनी बच्चों, जितना ज्यादा जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करने की कोशिश करना, ट्रिगो समझने की कोशिश करो, एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ इट। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। द नेक्स्ट सेशन विल बी अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट विल बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग उसको लेने वाले हैं एंड फिर हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो जेन्युइनली, तो डू कंसीडर हिटिंग द लाइक बटन. Do share with all your friends as well. At the same time, don't forget to subscribe if you're new to the channel. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।